हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पेक्ट्रम की जो परिशिष्ट दिया है स्पेक्ट्रम की किताब में, जिसमें लगभग 16 अध्याय हैं और वो सारे अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछता है तो मान कर चलिए कि वहाँ से 2-4 क्वेश्चन फिक्स होता है कि उस शॉर्ट नोट से होता है। तो मेरे दिमाग में ये था, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया था जब मैं पढ़ रही थी, तो तैयारी कर रही थी, तो मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं सोची कि क्यों ना उसको भी कराया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने सब चीज़ पढ़ लिया है, कुछ इसमें से भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया और यहाँ से फैक्ट आ गया, फंस गया, तो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये बात थी और मैंने इसकी सूचना आपको कल ही दे दी थी। कम्युनिटी में मैंने डाल दिया था कि मैं स्पेक्ट्रम के 16 जो चैप्टर्स हैं उस पर बात करूँगी। डेली एक तरीके से, अगर छोटा रहेगा तो एक दिन में 2 कर लेंगे और अगर बड़ा रहा तो एक एक चैप्टर करते हुए चलेंगे। और परीक्षा नज़दीक है तो इसके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देखिए इसको और अपना भरपूर प्यार दीजिए, और जो भी चैनल पे नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या देखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। कहीं ना कहीं अगर पेपर में 25 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, जिसमें मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन मोटा मोटी एक ओवरऑल हम मान लें तो आधुनिक भारत के इतिहास से आता है, और उसमें भी कालक्रम से लगाने के लिए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम इसको जो मैं परिशिष्ट करा रही हूँ, अगर इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो मान कर चलिए कि हमारे वो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट कहीं नहीं मिलता है वो ज़रूर यहाँ होता है। ये मैंने कई वर्षों के पेपर एनालिसिस के बाद ही इसको कराने का सोचा था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए बिना समय ज़्यादा लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गवर्नर जनरल की बात करेंगे। गवर्नर जनरल, उसके बाद फिर वायसराय और उनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उससे। सबसे पहले हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। और इनका शासनकाल क्या है? देखिए, आपको यहाँ कई चीज़ करना होगा। सबसे पहले जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं, किसका क्या काल रहा है, उनको एक क्रम से याद करना, और उनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रही हैं ये आप देखिएगा। और इसका नोट्स भी बनाना होगा तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा, और जिसके पास किताबें हो वो किताब में भी देख के कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स का काल रहता है 1773 से 1785, और ये लगभग 12 वर्षों तक रहते हैं यहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके काल की क्या है? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद दूसरा है 1781 का अधिनियम, और इस अधिनियम में क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से बांट दिया गया। 1781 का जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या होती है? और देखिए, अब ये अधिनियम किसके शासनकाल में आया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता होती है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का कार्य क्षेत्र है, उसको स्पष्ट रूप से बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको 5 स्टार कर लीजिए कि रोहिल्ला युद्ध कब होता है? तो 1774 में होता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। 1774 का रोहिल्ला युद्ध। नेक्स्ट है 1775 से 1782। 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध होता है। 1782 में मराठा युद्ध समाप्त होता है, और कौन सी संधि होती है? तो सालबाई की संधि होती है। ये ट्रिपल स्टार बना लीजिए इसको। सालबाई की संधि किस समय होती है? 1782 में होती है। उसमें गवर्नर जनरल कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। प्रथम मराठा युद्ध का समय क्या होता है? तो 1775 से 1782 तक होता है। नेक्स्ट है 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के मध्य होता है। कब से कब होता है? तो 1780 से 1784 के मध्य। किसके शासनकाल में होता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है।
नेक्स्ट देखते हैं बनारस के राजा चैत सिंह। देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, इसको क्रम लगाने में आया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि आखिर ये फैक्ट कहाँ से मिला जब मैं पेपर दे रही थी और उस साल ये प्रश्न पूछा था। तो जब मैं ऐसे ही एक दिन परिशिष्ट बैठ के पलट रही थी तो देखिए अरे यहीं से लगातार 3-4 क्वेश्चन मेरे फंस रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में था कि नहीं, इसको कराना बहुत ज़रूरी है। तो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, वॉरेन हेस्टिंग्स का नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती और इसके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है इन घटनाओं का कि ये घटनाएं किसके काल से संबंधित है। दूसरा पूछ सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाने का क्या कारण था। तो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी और अवध की बेगमों से ज्यादती, इसके कारण जब हेस्टिंग्स यहाँ से इंग्लैंड वापस जाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब मैं इससे पूर्व भी घटना चक्र की जो मैगजीन है उसको करा रही थी, जो संक्षिप्त की है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्रम लगाने में अगर देता है क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन जरूर रहता है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन समाप्त वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में किया गया, तो लगाया किसके काल में गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था। अगला है कि कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता में क्या हुआ? एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना हुई और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके आगे देखते हैं दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स तो हो गए। कब से कब तक थे? 1773 से 1785 तक, लगभग 12 वर्षों तक थे। मान लीजिए आपको नहीं याद होता है, 1773 याद होता है और कब तक थे ये नहीं याद होता है, तो कितने साल तक थे? 12 साल तक। ऐसे गिन लीजिए, 12 ऐड कर दीजिए 73 में, तो 1785 तक। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है, उसने भी बहुत सारे कार्य किए। 1786 से 1793 तक रहता है ये, इसका जो काल रहता है वो 1786 से 1793 तक रहता है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं अगर देखें तो क्या क्या हैं? तो तृतीय मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध तो 80 से 84 के बीच वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हो गया, ठीक है। अब तृतीय मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? जब युद्ध समाप्त होता है तभी तो संधि होती है, तो 1792 में हुई। सालबाई की संधि कब हुई? तो 1782 में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 1792 में। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड का निर्माण। तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। जो कॉर्नवालिस कोड बनाया गया उसमें कई सारे न्यायिक सुधारों की बात थी, कई न्यायिक सुधारों का उल्लेख हुआ। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से क्या किया गया? उसको अलग किया गया। नेक्स्ट है कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में। और प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। सिविल सेवाओं की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। किसके शासनकाल में कंपनी के निजी व्यापारियों पर रोक लगा? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में निजी व्यापार पर कंपनियों के कर्मचारियों को रोक दिया गया कि आप कंपनी के लिए व्यापार करेंगे, अपना पर्सनल आप व्यापार नहीं करेंगे। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो हमारे गाजीपुर में होती है, और यहाँ पे इसका मकबरा भी बनाया गया है। सर जॉन शोर 1793 से 1798। हमने दो देख लिया, किसको किसको देखा? वॉरेन हेस्टिंग्स 1793 से 1785, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1792। अब आते हैं सर जॉन शोर 1793 से 1798। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं देखें तो 1793 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है निजाम और मराठों के बीच खरदा की लड़ाई।
देखिए अब देखिए, हमें पता है कि निजाम और मराठों के बीच युद्ध हुआ है, लेकिन उस युद्ध का नाम क्या है नहीं पता है। तो उसका नाम है खरदा की लड़ाई। खरदा की लड़ाई कब होती है? तो 1795 में होती है। उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो सर जॉन शोर होते हैं। ठीक है, खरदा की लड़ाई 1795 में निजाम और मराठों के बीच, गवर्नर जनरल सर जॉन शोर। नेक्स्ट है अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप और इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का काल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए, इनका समय क्या रहा है? 1798 से 1805। तो 1798 से 1805 की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उसको देखते हैं। सहायक संधि। सहायक संधि किसने स्टार्ट किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया? 1798 में। और सबसे पहले इस संधि को किसने एक्सेप्ट किया? तो हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में आया और सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। और किस सन में इन्होंने संधि को स्वीकार किया? तो 1798 में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार इसको फोर्सफुली कह रही हूँ कि आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे वो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हमने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखा, अब हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देख रहे हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें 2 हैदर अली और 2 टीपू सुल्तान लड़े। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के काल में और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। सेकेंड मराठा युद्ध इन्हीं के काल में होता है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, 1803 से 1805 में। नेक्स्ट है कि तंजौर 1799, सूरत 1800 और कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। इसी सहायक संधि के तहत इन सारे राज्यों को, इन सारे स्टेट के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया गया। और बेसिन की संधि कब होती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1802 में। सालबाई की संधि 1782 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में और बसीन की संधि 1802 में। बसीन या बेसिन की संधि 1802 में। अब नेक्स्ट आते हैं सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 इनका समय रहता है। सर जॉर्ज बार्लो, इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं देखें तो रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन इन्होंने किया और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ। किस समय हुआ? तो 1806 में हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासन का इनका समय क्या रहा है? तो 1807 से 1813 रहा है। और इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, इसको भी ट्रिपल स्टार बना लीजिए भाई। अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में हुई। और किस समय हुई? तो 1809 में हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल क्या है? 1813 से 1823। अंग्रेज नेपाल युद्ध इनके शासनकाल में होता है 1814 से 16 में। और किस संधि से ये समाप्त होता है? तो सुगौली की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। और सुगौली की संधि कब होती है? तो 1816 में। अब जितनी भी संधियां हैं उसको आप एक क्रम में लगा लीजिएगा, ताकि वो परीक्षा में अगर संधियों को क्रम लगाने के लिए पूछते तो आपका आंसर सही हो सके। और स्टेटमेंट में भी आजकल जो आयोग का ट्रेंड है, जिस तरीके से वो अपना ट्रेंड बदल रहा है, पेपर अब फैक्ट तो पूछता है पर कॉन्सेप्ट के साथ पूछता है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819। मराठा परिसंघ का क्या होता है? अब कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है पिंडारियों का दमन 1817 से 1818। पिंडारियों का दमन 1817 से 1818। और सिंधिया के साथ संधि कब होती है? तो 1817 में। सिंधिया के साथ कब संधि होती है? तो 1817 में।
मद्रास के गवर्नर रहते हैं सर थॉमस मुनरो। इनके द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया जाता है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया जाता है? तो 1820 में किया जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का समय क्या रहता है? तो 1823 से 1828 का जो काल होता है वो उस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड एमहर्स्ट होते हैं। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रथम बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826 में। भरतपुर का अधिग्रहण होता है 1826 में। अगले इंपॉर्टेंट आते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए, इनका समय होता है 1828 से 1835 और इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हैं इनके काल की जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती हैं। तो विलियम बेंटिक को आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए भाई। सती प्रथा पर रोक किसके सहयोग से? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में। राजा राममोहन राय की एक पत्रिका है जिसमें सती प्रथा के लिए लेख छपते थे। आप उस पत्रिका का मुझे नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। उनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, जिसमें सती प्रथा पर उनके विचार छपते थे। ठगी प्रथा का अंत होता है 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम इन्हीं के समय में आता है। इसके 1833 का जो चार्टर अधिनियम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं आप ज़रूर देख लीजिएगा। चाय और चीन पर अधिकार समाप्त कर दिया जाता है या किस पे किया जाता है, किस पे रहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की जाती है इसमें। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है कि मैसूर 1831, मध्य कछार 1832 और कुर्ग 1834 का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। अगला है कि रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली और एवं भ्रमणकारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया जाता है और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1836। लॉर्ड मेटकाफ, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि प्रेस एक्ट पारित होता है। 1835 में प्रेस एक्ट पारित होता है जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली जाती हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इनके समय में प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 के मध्य होता है और रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। सिंध का विलय होता है लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में और ग्वालियर के साथ इन युद्ध होता है 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848। इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1846 एवं लाहौर की संधि होती है 1846 में। सामाजिक सुधार जैसे बालिका हत्या और नरबली की प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट है भाई डलहौजी। डलहौजी का काल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके समय में होता है 1848 से 49 और पंजाब का क्या कर लिया जाता है, कंपनी के साम्राज्य में 1849 में विलय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निचले वर्मा या पेगु का अधिग्रहण होता है। वर्मा या पेगु क्षेत्र जो कि वर्मा में ही है, ये तेल क्षेत्र है। ये एक बार पीसीएस में पूछा है, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने इसीलिए पेगु को याद करने के लिए, पेगु योमा उसका पूरा नाम है, तेल क्षेत्र है ये वर्मा का, म्यांमार का। तो इसका अधिग्रहण 1852 में कर लिया जाता है। व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ इसके अंतर्गत सतारा का 1848, ये इसी क्रम में याद भी रखिएगा। सतारा, जैतपुर, संभलपुर
तो सतारा 48, जैतपुर संभलपुर 49, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, अवध 56 का क्या किया जाता है, कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। अगली घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 में, और स्थानीय भाषाओं के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की जाती है। रेलवे माइनोट स्मरण पत्र 1853, और 53 में क्या होता है, महत्वपूर्ण घटना, बम्बई एवं थाड़े के मध्य प्रथम रेल चलाई जाती है और दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य चलाई जाती है। नेक्स्ट है टेलीग्राफ एवं डाक सुधार, 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पेशावर को आपस में जोड़ा गया और 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो डलहौजी 1856, और पेशवा के पेंशन को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया 1853 में। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का समय है 56 से 57, ये गवर्नर जनरल रहते हैं 56-57 में। उसके बाद 57 के बाद ये 58 से गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया जाता है। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो 1857 का विद्रोह, और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसकी इम्पोर्टेंस जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तभी समझ पाएंगे कि ये जो स्क्रिप्ट नोट्स है इसकी महत्ता कितनी ज़्यादा है। जब ये वायसराय का पद हो जाता है, उस समय की घटना देखते हैं, ये कब से कब तक रहते हैं, तो 58 से 62 का इनका समय रहता है। और 58 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, और अब शासन महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में चला जाता है और सीधे ब्रिटेन से प्रत्यक्ष नियंत्रण में शासन क्राउन के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट है यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। 1859 में जो यूरोपीय सेना है उनके द्वारा श्वेत विद्रोह होता है। देखिए ये जो है ये करंट में भी मुद्दा है, इसी को चेंज किया गया है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पिछले बार के भी पेपर में ये पूछा है। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 की, और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। भारत शासन अधिनियम 1861 पारित होता है। पुलिस विभाग का गठन कब होता है, तो 1861 में ही पुलिस विभाग का भी गठन होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। अब यहाँ से हमारे वायसराय जो गवर्नर जनरल का पद है, अब वो वायसराय हो जाता है। तो सेकंड वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट होते हैं 1862 से 1863, और इनके काल की प्रमुख घटना वहाबी आंदोलन। सेकंड है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान। अब पूछ सकता है कि अम्बेला अभियान किससे जुड़ा है, किसके शासनकाल की घटना है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। और ये सिर्फ पीसीएस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये सभी जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी जहां आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, इनके समय में भूटान युद्ध 1865 में होता है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1816 के तहत क्या किया जाता है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक, अब आते हैं वही लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या क्या होता है, तो काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, ठीक है, CSSO की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल की प्रमुख घटना है। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है इन्हीं के शासनकाल में, और केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की एक नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में होती है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जो मोस्ट रिपीटेड फैक्ट है कि 1871 में भारत की प्रथम जनगणना होती है। प्रथम जनगणना 1871 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। इनके समय की प्रमुख घटना है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में और बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा। पंजाब में कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब हुआ? इसके प्रणेता कौन थे? ये किस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था? दो हुआ है, कूका और कूकी, दोनों का अंतर आप बताइएगा। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 तक रहते हैं और 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष जिसमें मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति कब होती है? 1878 में होती है। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। आर्म्स एक्ट 1878 और द्वितीय अफगान युद्ध 1878 टू 80। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है रिपन को। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना को देखें तो अफगानिस्तान से संधि होती है 1881 में। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया जाता है 1881 में और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण घटना सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 में। ये विवाद क्या रहता है आप इसको देखिएगा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इनके समय में तृतीय वर्मा युद्ध 85 से 86 में और सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। इस समय होता है कारखाना अधिनियम आता है 1891 का। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड लैंसडाउन भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 टू 1899। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना देखें तो चित्राल विद्रोह, पूना में प्लेग का प्रकोप और चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या 1897 में। लॉर्ड कर्जन का समय अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भंग विभाजन होता है। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की गई। लॉर्ड रिपन एक सेकेंड और देखिए तो डलहौजी के कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905 और कृषि बैंक की स्थापना, पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, कर्जन किचनर विवाद और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके काल की सारी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन और आंगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके स्थापना के समय इसके सदस्य कौन कौन थे, ये सब आप देख लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। सबसे महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड हार्डिंग के काल की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से अब दिल्ली बना दिया गया 1911 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में और सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। सबसे पहले तिलक का अप्रैल 1916 और बेसेंट का सितंबर 1916 में होम रूल लीग स्थापित किया गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है जहां कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस दो भागों में बटी थी वो सब लोग एक मंच पे आ जाते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता होता है 1916 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए रहते हैं। स्वदेश वापसी के उपरांत प्रथम आश्रम की स्थापना करते हैं 1915 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे बाद में साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित किया गया। चंपारण होता है उसी के समय में 1917 में। खेड़ा होता है 18 में। अहमदाबाद में सत्याग्रह होता है 18 में। मॉन्टेग्यू की घोषणाएं 1917 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहते हैं 1919। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 और असहयोग और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917। तिलक की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय। ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के शासनकाल की है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल की है। और कौन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, क्योंकि ये अध्यक्षता करने वाले थे। इससे पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग का समय है 1921 से 1926। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में होता है और 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं और काकोरी ट्रेन एक्शन होता है 1925 में। कौन कौन संबंधित होता है, किसे क्या फांसी दी जाती है, कहाँ कहाँ दी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है 1926 में। और CR दास, मोतीलाल नेहरू क्या होते हैं, कांग्रेस से हट करके एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। 1923 में इसकी स्थापना होती है। 1922 से ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया जाता है। अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट पारित होता है। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। अगले हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की घटना देखें तो साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है 1928 में और भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होते हैं। और ये किसके लिए गठित होता है, तो जो भारत शासन अधिनियम की खामियां हैं उसके लिए इसको साइमन कमीशन गठित किया जाता है। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है, ये मुझे भी नहीं पता था, अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला है। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन होता है 1928 में और इसकी रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन का नाम क्या होता है, तो सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति। बटलर समिति कब गठित होती है, तो 1927 में। किससे संबंधित होती है, तो बटलर समिति देसी रियासतों के संबंध में होती है। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में असेंबली में बम विस्फोट 29 में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारागार में जेल में जतिन दास की मृत्यु 1929 में। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, इसका प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ये 1929 में होता है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी क्या करते हैं? दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं मार्च 1930 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाता है 1930 में। इस कांग्रेस जो गोलमेज सम्मेलन के सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, कांग्रेस भाग लेती है, बाकी दो में नहीं लेती है। तीनों में बी आर अम्बेडकर भाग लेते हैं। गांधी इरविन समझौता होता है 31 में, जिसके बाद गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन के लिए और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 31 सम्मेलन असफल रहा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ 1933 में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया। इसमें क्या किया जाता है कि और लोगों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, जिसे क्या और अन्य नाम क्या है? सांप्रदायिक घोषणा पत्र। इसके अन्य नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है? आमरण अनशन, और उन्हें पूना समझौते 32 के पश्चात अपना अनशन वो तोड़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अधिनियम, आप इसके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो संविधान बना है उसका अगर कह लें कि 75% यहीं से लिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 36 में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 36 में होती है। लखनऊ में इसकी पहली बैठक होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं ये देख लीजिएगा। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है 1935 में। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44। लॉर्ड लिनलिथगो, इनके समय में प्रथम आम चुनाव होता है 36 से 37 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जाता है इस चुनाव में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस सरकार क्या करती है? त्यागपत्र दे देती है 1939 में, क्योंकि बिना पूछे ही इनको युद्ध के लिए मतलब इनका नाम दे दिया जाता है। कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन होता है 38 में, और सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 39 में, और 39 में ही ये नई एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है 40 में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसे अस्वीकार कर देती है। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं 40 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन होता है 41 में, और जहां जाकर ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये अपने उद्देश्य में क्या होता है? असफल होता है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट। गांधी जी ने करो या मरो का डू और डाई का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 43 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा देती है। फिर आते हैं लॉर्ड वेवेल 44 से 47 में। इनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं, सी राजगोपालाचारी जो है CR फार्मूला प्रस्तुत करते हैं 44 में। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्ता होती है जो कि असफल हो जाती है 44 में। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1945। सेकेंड विश्व युद्ध 45 में समाप्त, जो कि 39 में स्टार्ट होता है, 1939 से 1945 तक रहता है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है 46 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसे 1946 में कलकत्ता नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना होती है सितंबर 1946 को, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की, जो कि 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 48 तक रहते हैं, और इनके समय में होता है 3 जून योजना की घोषणा की जाती है। क्या है ये 3 जून योजना, आप देख लीजिएगा। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है।
नेक्स्ट है पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना। तो हमने क्या देखा, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने देखा। अब हम आगे क्या देखेंगे अगले चैप्टर में, अगला जो हमारा अध्याय होगा वो होगा, मैं बताती हूँ, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलनों के विभिन्न चरणों से संबंध व्यक्तित्व। देखिए भाई, व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो स्वदेशी आंदोलन से कौन जुड़े रहे, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन रहा, काकोरी ट्रेन एक्शन होता है उसमें कौन कौन रहता है। तो इस तरीके से आयोग के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है। तो आगे हम इस पे बात करेंगे और उनके क्या क्या कार्य हैं उसको हम देखेंगे। तो आज बस यहीं अपनी कक्षाएं मैं रोकूंगी। जो चैनल पे नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं, इस चैनल को अपना प्यार दें। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी ज़रूर दें। तो इतना ही, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।